हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन शेड्यूल्स एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं शेड्यूल से, कि इसमें पूछा है पहला कि कौन सा शेड्यूल है जो एलोकेट करता है सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये है आपका फोर्थ शेड्यूल, इससे एलोकेट होती है सीट्स राज्यसभा की स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। फिर है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल के रिगार्डिंग। फिफ्थ और सिक्स्थ लगते सेम है पर डिफरेंट है। जैसे कि फिफ्थ शेड्यूल इसमें स्टेटमेंट दी है कि फिफ्थ शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इसमें शेड्यूल्ड एरियाज भी आगे आपकी और शेड्यूल्ड ट्राइब भी आगे फिफ्थ शेड्यूल में। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। और दूसरी है स्टेटमेंट की जो सिक्स शेड्यूल है वो करता है प्रोविजन रिलेटेड टू आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो असम की तो करता है, त्रिपुरा की भी करता है, मिजोरम की भी करता है, पर मणिपुर की नहीं करता है, ये करता है मेघालय की। तो जो आपके पास ये पहला स्टेटमेंट हो गया ठीक, सेकंड करेक्ट हो गया, तो इसमें ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। पर अगर आपको याद करने हैं कि कौन कौन से स्टेट्स है सिक्स शेड्यूल में, तो आप ऐसे याद कर सकते हो ATM मेरा, तो A से कर दिया आसाम, T से त्रिपुरा, ATM M से कर दिया आपके पास मिजोरम, या फिर मिजोरम को याद रखने के लिए ऐसे ही बोल सकते हैं मुझे, MIZ से याद रख लिया मिजोरम, ME से याद रख लिया मेघालय। तो ये हो गया आपके सिक्स शेड्यूल में जो आपके पास 4 स्टेट्स हैं जिनके ट्राइबल एरियाज के लिए प्रोविजन है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर आपके पास दूसरा है कि जो आपके पास 8 शेड्यूल है उसमें आपके पास लैंग्वेजेस है। तो जब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो टोटल 14 लैंग्वेजेस थी, और अब आपके पास अमेंडमेंट कर करके 22 लैंग्वेजेस है जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो सबसे पहले लैंग्वेज थी ऐड की गई वो थी सिंधी लैंग्वेज, और ये आपके पास 21st अमेंडमेंट 1976 की थी, तो ये बनी थी 15th लैंग्वेज। उसके बाद ऐसे ऐसे अलग अलग अमेंडमेंट्स आई और आपके पास टोटल आपके पास 22 लैंग्वेजेस कर दी गई। अगर हम बात करें बाकी लैंग्वेजेस जो ऐड की गई थी वो थी आपके पास जैसे कि 71st आई, उसके बाद 71st अमेंडमेंट से आपके पास ऐड की गई कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। तो ये इसका सीक्वेंस भी याद रखना होता है कभी कभी कि पहली जैसे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 71st अमेंडमेंट से की गई थी कि जो आपके पास 1992 में की गई थी। ठीक है, और इसको याद रखने के लिए आप 71st अमेंडमेंट की जो लैंग्वेज को उनको याद रखने के लिए आप ऐसे निमोनिक्स याद कर सकते हो। नमक से याद किया निमोनिक्स, और लाइन वाइज याद रखनी है तो उल्टा चलना है। के से आपके पास होगी कोंकणी, M से मणिपुरी और N से नेपाली। ठीक है, उसके बाद है जो 92nd अमेंडमेंट आई थी आपके पास, यहाँ पे है 2003 में, उससे ऐड की गई थी आपके पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली। तो इसमें आपके पास 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी 92nd अमेंडमेंट 2003 से। ठीक है, तो इसमें आपके पास इसकी ट्रिक को याद रखने के लिए आप याद कर सकते हो MS धोनी। तो M से आ गई मैथिली, S से आ गया आपके पास संथली, D से आपके आ गई डोगरी, और B से आप याद सकते हो MS धोनी इज़ अ बैट्समैन, तो B से याद रखना है आपने बोडो। ठीक है, और ये तो लैंग्वेजेस हो गई थी आपके पास टोटल 22। फिर एक और अमेंडमेंट आई थी जिसमें आपके पास जो है 96th अमेंडमेंट ऑफ 2011, जिसमें आपके पास जो उड़िया लैंग्वेज है ना, उड़िया, उसकी स्पेलिंग को चेंज किया था बस। ये थी ORIYA, इसको चेंज किया गया था ODIA में, उड़िया। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है। तो पहला 9 शेड्यूल के रिगार्डिंग है कि 9 शेड्यूल है जो वो आपके पास फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में ऐड किया गया था, ट्रू। और इसलिए ट्रू गया था कि इसमें कुछ लॉज इंक्लूड होंगे जो कि जुडिशियल रिव्यू से बच जाएंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कि कोई लॉ आया है और वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, पर वो आपके पास सेफ होगा जुडिशियल स्क्रूटिनी से। 9 शेड्यूल को इसलिए लाया गया। तो इसके पीछे की वैसे काफ़ी लंबी स्टोरी है, बट इन शॉर्ट 9 शेड्यूल को
लाया गया था इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी आपके पास एक फंडामेंटल राइट था स्टार्टिंग में जब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आया था, और वो आपके पास 44th अमेंडमेंट 1978 को हटा दिया गया था। पर ये बात हो रही है 1951 की। तब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट था, और पार्टीशन के बाद आपको पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत मींस फेयर नहीं थी। ऐसा था कि मैक्सिमम प्रॉपर्टी है वो बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोगों के पास थी, तो गवर्नमेंट को उसको मींस जिनके पास लैंड नहीं थी तो उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करनी थी लैंड। तो फिर लॉज लाते थे कि जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है ऑक्यूपाई की है उनसे लैंड कैसे ले, तो उसके लिए लॉज लाए गए थे। और जब वो लॉ लाए गए तो लोग थे वो चले जाते थे कोर्ट पे कि हमारा ये वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी तो एक फंडामेंटल राइट है। तो उन लॉज को बचाने के लिए जुडिशियल स्क्रूटनी से आपके पास 9 शेड्यूल लाया गया था, ताकि लोग चैलेंज करने ना जा सकें कि राइट टू प्रॉपर्टी तो एक फंडामेंटल राइट है और ये हमारे राइट का वॉयलेशन है। बट जब 9 शेड्यूल को लाया गया था तो उसका पर्पस मेनली कुछ और था। ओरिजिनली उसमें सिर्फ 13 ऐसे लॉज थे जो जुडिशियल स्क्रूटनी से बच सकते थे, बट आज की डेट में वो ऑलमोस्ट 282 हुए। मींस इसका फ़ायदा बाकी स्टेट्स या बाकी उन्होंने उठाया जिनको वो जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाना चाहते थे, इसलिए उनको 9 शेड्यूल में डाला। बट 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड दैट लॉ दैट this schedule, the laws in this schedule, these are now open to judicial review, and जो भी cases आपके after 24th April 1973 के बाद जो भी laws add हुए हैं इस schedule में वो now they are open to या फिर judicial review हो सकता है इनमें। तो ये जो डेट है ये आपके पास एक लैंडमार्क जजमेंट जो केशवानंदा भारती केस है तब की डेट है ये। सो पहला स्टेटमेंट आपके पास इसमें करेक्ट होता है 9 शेड्यूल वाला, और ये बोला कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी लॉज इस शेड्यूल में आफ्टर 24 अप्रैल 1973 आएंगे वो अब जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएंगे। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट नाउ। अब जो दूसरा है वो बोलता है कि जो 73rd अमेंडमेंट है 1992 की उससे कौन सा शेड्यूल डाला गया। ये बड़ा इजी है, तो ये है 11 शेड्यूल जिसमें आपके पास पंचायती राज से डील होता है, और ये आपके पास ओरिजिनली नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद आपके पास इसमें आपके पास 29 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। उसके बाद है अच्छा दूसरा कि जो 12 शेड्यूल है वो आपके पास म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है, जो कि आपके पास इसी के बाद एकदम आई अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट म्यूनिसिपैलिटी जो अर्बन एरियाज से डील करेगा 1992 में। उसके बाद ये है क्वेश्चन सोर्सेज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी चीज़ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कौन सी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो ये जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का उससे कौन कौन से फीचर्स लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला है गवर्नर का ऑफिस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, तो ये सब लिए गए हैं आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1935। नेक्स्ट है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया बोरो द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी ब्रिटिश से है, तो रूल ऑफ लॉ भी हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो इट्स ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है कि जो इलेक्शंस होते हैं ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो इलेक्शंस होते हैं मेंबर्स के वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से है, तो ये है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन है सोर्स ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड जुडिशियल रिव्यू। देखो जौन सी कंट्री की इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि जौन सी कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री की जुडिशरी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि यूएसए की, तो हमें याद रखना है कि यूएसए से लिया है हमने ये वाला पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है कि जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से लिया गया है, ये भी आपके पास साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है।
नेक्स्ट की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे DPSP वो कहाँ से लिए गए हैं? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए और उन्होंने खुद स्पेनिश से लिए हुए हैं। स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन पर हमें अपने लिए याद रखना है कि हमने आयरिश से लिए हैं। नेक्स्ट है कि जो आइडिया है जस्टिस का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिया है हमने? ये हमने आपके पास USSR, प्रेजेंट का रशिया, सो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आपके पास वो कहाँ से लिए? ये भी हमने सोवियत से ली है। और नेक्स्ट है आपके पास कि जो कंसेप्ट है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो है वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ये है सस्पेंशन करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स का, पर बाकी जो इमरजेंसी प्रोविजंस आएंगे ऐसे वो हमने लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। फिर क्वेश्चन है कि जो कंकरेंट लिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो हमने कहाँ से ली है? तो कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज कि जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो कहाँ से बोरो की गई है? तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आता है आपके पास कि इंडिया ने कहाँ से ये आइडिया अडॉप्ट किया है, जिसमें आपके पास सेंटर स्ट्रांग होगा और जो रेजिड्यूरी पावर है वो आपके पास सेंटर के साथ होगी, तो ये भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि आपके पास 3 लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। फिर जो भी इनमें डिफाइन होता है वो तो इनके पास यूनियन लिस्ट की पावर सेंटर के पास, स्टेट लिस्ट की स्टेट के पास और कंकरेंट की दोनों के पास कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, पर जो पावर्स इनमें नहीं है दी हुई उनको रेजिड्यूरी पावर्स बोलते हैं, और जो इसकी पावर होती है रेजिड्यूरी पावर्स की वो है आपके पास सेंटर के पास होती है, और ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। नेक्स्ट है कि जो मेथड है इलेक्शंस का ऑफ प्रेसिडेंट वो कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके पास आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट है कि ये इजी क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स है वो कौन सी कंट्री से लिया गया है? तो ये बिल ऑफ राइट्स यूएसए में बिल ऑफ राइट्स से उनसे लिया गया है। सो हमने क्वेश्चंस ख़त्म किए शेड्यूल्स एंड सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा होता है कि MCQ से आपको बार बार याद रहते हैं, और अगर आप बार बार सुनते रहते हैं तो आप मेमोरी में रह जाते हैं याद, तो आप इनको बार बार देखें और फिर आपको याद हो जाएंगे ये। दैट्स ऑल।